नमस्ते। इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर हूँ मैं आपके साथ। इंडिया पॉलिटिक्स 2 आज केरल पर बात करेंगे। केरल अपने देश का बहुत ही खूबसूरत राज्य, जिसे हम कहते हैं, दुनिया कहती है, ये ईश्वर का वरदान है। ये राज्य गॉड्स ओन लैंड। इसी पर बात होनी है। यह जो अगले चरण के चुनाव बस 26 तारीख को होने वाली है, 26 अप्रैल 2024 2024, क्या स्थिति वहाँ बनने वाली है, इस पर बात करेंगे। मोटी मोटी बात करेंगे एकदम, चूँकि समय कम होता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इसमें बात नहीं किया जा सकता है। परंतु मैं इससे आगे बढ़ूँ, ये बता देना चाहता हूँ आपको कि केरल वैसे तो समृद्ध राज्य के रूप में माना जाता रहा है। समृद्ध राज्य उस तरह से नहीं जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु रहा है, अब तो यूपी भी है और भी कई राज्य हैं। उस मामले में तो यह पीछे है, लेकिन अपने कल्चर के मामले में, बने सोशल इंडिकेटर्स में जो इसने जो कुछ भी मुकाम हासिल किए हैं, उस मामले में इसकी गिनती होती है। 57 से यहाँ लड़ाई शुरू हुई, मैंने पॉलिटिकल बैटल शुरू हुए जब यहाँ इलेक्शंस होने शुरू हुए थे। और प्रारंभ से ही कम्युनिस्ट पार्टियों ने, लेफ्ट पार्टियों ने यहाँ अपना दबदबा बनाया और उनकी सरकारें चली। ये लंबे समय तक चली, लेकिन ये जब 70 की लास्ट में, 70s में, जब वहाँ फिर कांग्रेस ने भी अपना वर्चस्व बनाया और फिर कांग्रेस भी वहाँ सरकार आई, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। फिर वहाँ चूँकि कॉलिशन गवर्नमेंट की वहाँ एक शुरू से ही परिपाटी आ गई है, जो लेफ्ट पार्टियां भी कॉलिजन बना करके ही यहाँ पर सरकारें चलाती रही हैं। और उसके बाद अगर कांग्रेस भी आई तो वो भी कॉलिजन बना करके कुछ ऐसी छोटी स्प्लिंटर लेफ्ट पार्टियों को लेकर के या दूसरी पार्टियों को लेकर के इसकी भी सरकारें चलती रहीं। बाद के समय में 80s में यहाँ ऐसा हुआ कि दो डिफरेंट अलायंसेस बन गए। एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF और दूसरा UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को कांग्रेस लीड करता रहा है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को CPM लीड करता रहा है। अभी CPM की ही वहाँ सरकार है। CPM मतलब LDF की सरकार है, जिसमें CPM पार्टी के नेता जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, पिनियारी विजयन साहब। और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्थिति रही है कि पिनियारी विजयन साहब दोबारा उन्होंने सत्ता हासिल की है असेंबली में। ऐसा नहीं देखा गया था। बराबर यहाँ वो अल्टरनेट होता रहा था। यहाँ की सत्ता, दो जो अलायंसेस है UDF और LDF, उसमें यहाँ सत्ता असेंबली इलेक्शंस में बराबर अल्टरनेट करते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ जो 2021 में यहाँ दोबारे विजयन साहब मुख्यमंत्री बने। CPM के नेता हैं और CPM के नेता, चूँकि यह CPM LDF अलायंस के साथ है तो उसमें है। उधर अगर UDF की बात करें तो UDF अभी 2 बार से सत्ता में आ नहीं पाई है। इसके पहले जब इसकी भी सरकारें थी तो कांग्रेस से भी लोग यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं और महत्वपूर्ण लोग रहे हैं। अब यहाँ 2024 के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, जब हम NDA की बात करते हैं तो NDA की बात हम मुख्यतया BJP के कंटेक्स्ट में करते हैं। और BJP यहाँ अपना इंट्रेंस के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास करती रही है। और ख़ास करके जो संघ परिवार है वो, उसने इसमें काफ़ी यहाँ अपनी पैठ जरूर बनाई है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ यही हुआ है कि अब इसे लोग समझने लगे हैं, NDF को भी उसे काफ़ी महत्व देने लगे हैं। और इसके परिणाम स्वरूप भाजपा को भी फ़ायदा होता रहा है। मैंने ये एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जहाँ तक अब मैं इस स्टेट की अगर बात करें तो ये स्टेट, मैं ब्रीफ में ही इसे भी कहना चाहूँगा कि ये इसका जो पॉपुलेशन है बहुत छोटा स्टेट है। हार्डली 15,000 स्क्वायर माइल का ये एक स्टेट है। और आबादी करीब 3-3.5 करोड़ के आसपास है। और जहाँ तक इसका, अगर हम ये देखें, अब यहाँ से 20 लोकसभा की सीटें हैं, 20। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो जहाँ ये डेमोग्राफिक अगर हम देखें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में तो ज़रूर हैं, परंतु इस्लाम मत को मानने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है। और क्रिश्चियनिटी भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ बढ़ा है, उसकी भी संख्या
ठीक ठाक है। फिगर मैं जानबूझ करके अभी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये यही स्थिति है। जहाँ तक ये इकोनॉमिक इसका सवाल है, ये जो इसकी इकोनॉमी है करीब जीडीपी का सवाल है, तो 11.6 लाख इसका जीडीपी है, जो 11th पायदान पर है, मतलब भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में 11वें पायदान पर है। तो ये स्थिति है मोटी मोटी। हाल के समय में यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी देखने को मिला, सरकारों को काफ़ी परेशानियाँ होती रही हैं, और जहाँ तक जो इसके बोरोइंग कैपेसिटी है वो उसको इसने काफ़ी उसको काफ़ी कंज्यूम करने के बाद उसे एग्जॉस्ट कर दिया है, और ये एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार इन राज्य की सरकारों से जो अल्टरनेटिव तरीके से आते रहे हैं उनका सामना करना, उनके क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता रहा है। पिनारी साहब यहाँ शासन में रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एक अजीब तरह की है। वो स्थिति ये है कि मैंने बताया आपको कि यूडीएफ और एलडीएफ ये दो अलग अलग अलायंसेस है। यूडीएफ इज़ लेड बाय कांग्रेस पार्टी एंड एलडीएफ बाय सीपीएम। उसमें सीपीआई भी है, एक वो भी धड़ा है, जो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, वो स्थिति भी मैं अभी आपको स्पष्ट करके बता दूंगा। तो लेकिन मोटी मोटी बात यही है। जहाँ तक एनडीएफ है, एनडीएफ की बात है, तो एनडीएफ में मूल पार्टी के रूप में अगर आप देखें तो भाजपा ही है, वही एनडीए को रिप्रेजेंट करती है। उसमें इस बार तो कई छोटी छोटी पार्टियां और जुट गई हैं, लेकिन ऐसा जुटान पहले नहीं होता था। अगर आप 2014 और 19 के इलेक्शंस को देखें तो उसमें एनडीए खेमे में एक आध पार्टियां और थीं, और 2014 में भी यही स्थिति थी, लेकिन मूलतः ये यहाँ बीजेपी ही मानी जाती है। अब ये स्थिति है, और अब हम देखते हैं कि अभी क्या स्थिति बनने वाली है। अगर हम तो अब थोड़ा इलेक्शंस के जो पिछली स्थिति रही है 2019 का और 14 की मैं तुलना कर लेता हूँ, वहाँ किस तरह से यहाँ स्थिति बनी और बिगड़ी है, या उसमें किस तरह से इजाफा हुआ है। अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ यूडीएफ जो कांग्रेस लेड अलायंस है, वहाँ उसकी 19 सीटें थीं, 19 सीटें, 20 में 19, और फिर एक दूसरा जो एलडीएफ खेमा है उससे एक सीट वहाँ उन्हें मिला था, तो 20। एनडीए को कहीं कुछ नहीं मिला, 0। अगर सीट के स्तर पर आप देखें, मैं शेयर के स्तर पर बात करूंगा, कितने वोटिंग पैटर्न, कितने वोटर टर्नआउट हुए और कितने उसमें परसेंटेज ऑफ वोट्स पड़े, उस पर मैं चर्चा करूंगा। पर तो सीट्स के कंटेक्स्ट में जब मैं बात कर रहा हूं तो यही स्थिति वहाँ 2019 में रही। 2014 अगर 2014 की बात करें तो वहाँ यूडीएफ को 12 सीटें मिली थी, और एलडीएफ जो कांग्रेस जो लेड बाय सीपीएम है उससे 8 सीटें मिली थी। तो कहने का, और एनडीए फिर 0। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ यूडीएफ ही बढ़त लेती रही है लोकसभा के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में नहीं। असेंबली के चुनाव में तो एलडीएफ ने ही पिछले 2 टर्म से यहाँ सत्ता हासिल की है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में यही स्थिति रही है। और परसेंटेज की अगर वोटर परसेंटेज की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 2019 में यूडीएफ को 47% वोटें मिली थी, 47%, और ये एलडीएफ को 34%, 34.25 इतने मिले थे, 25 नहीं 25। अच्छा, एनडीए को वैसे वोट परसेंटेज कोई बुरा नहीं मिला था। 19 में वोट का जो परसेंटेज उन्हें मिला 15 मतलब 15.64, ये वहाँ मिला, ठीक है। और ये अगर 2014 की बात करें तो वहाँ यूडीएफ को जैसे इस बार मिला, वहाँ भी उसने बढ़त वहाँ भी बनाई थी। 2014 में भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वहाँ 2014 में भी यूडीएफ ने बढ़त बनाई थी वहाँ उसे सीट, लेकिन फिर भी 2019 के मुकाबले कम मिला था। ऑब्वियसली उसमें कांग्रेस को ही ज़्यादा सीटें मिली थी, और एलडीएफ को 40% ही सीट मिले, वोट मिले। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए को 10% ही मिले थे, मतलब कहने का अर्थ 10% वोट मिले थे। कहने का तात्पर्य कि
जो वोटिंग का परसेंटेज है एनडीए का बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो ग्राफ है 2014 से 2019 तक पहुँचे तो इनका एनडीए का वोटिंग परसेंटेज 10.82 से बढ़ करके 15.64 हो चुका था। ये भाजपा। अच्छा, और इसमें एनडीए में क्या है? एनडीए में तो मुख्यतः जो पार्टी जिसे वोट मिलती रही है, जिसे सीट्स नहीं मिले पर जो वोट मिलती रही है वो भाजपा के ही से गया है। भाजपा को ही जो जितने, क्योंकि उसमें और दूसरी पार्टियां जो थी भी वो बहुत इनसिग्निफिकेंट, उनको कोई खास इस तरह से वोट नहीं मिला है। इस बार जो एनडीए का जो अलायंस है उसमें ज़्यादा सीटें, ज़्यादा और पॉलिटिकल पार्टियों को इन लोगों ने शामिल किया है। तब देखते हैं अब ऐसे में क्या स्थिति बनती है, ये देखने के वाली बात है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार के इलेक्शन में जो भाजपा या एनडीए का खेमा जब भी लड़ाई लड़ता था उसमें कई बार देखा गया कि एनडीए यहाँ का कॉमन एनिमी रहा है, मतलब यूडीएफ के लिए भी और एलडीएफ के लिए भी। तो जब भी एनडीए की तरफ से यहाँ से कोई कैंडिडेट आए तो उनके खिलाफ एक जुगलबंदी ये लोग कर लिया करते थे और किसी भी सूरत में एनडीए जीत नहीं पाती थी। ये लोग इन्हीं में से कोई एक जीता करता था, ये स्थिति तो रही थी। अच्छा, और मैं जो बता रहा था जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात, तो मुझे लगता है कि वो भी जान ही लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप थोड़ा सा बातों को समझने में क्लैरिटी होगी। 56% करीब हिंदू पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, वैसा 26% के आसपास ही है। अब ये स्थिति यहाँ 26% के आसपास है। और जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग करीब करीब 18% हैं, उससे थोड़ा ऊपर है। अब इसमें ऐसा देखा गया कि पिछले चुनाव में ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वे दोनों मूल रूप से या तो यूडीएफ या एलडीएफ की तरफ जाती रहीं। इस वजह से इनकी सरकारें अल्टरनेट होती रहीं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग दिख रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी, मोदी जी ने जिस तरह से अपनी पैठ बनाई है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में, उसकी वजह से भी माना जा सकता है कि क्रिश्चियनिटी अब भाजपा उसको मानने वाले लोग भाजपा के उतने खिलाफ नहीं है, कम से कम यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा इस राज्य में तो अभी देखा जा रहा है। तो ये एक फ़ायदा बीजेपी को या एनडीए को जरूर मिलेगा, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। और एक जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात होगी, बड़ा कंट्राडिक्टरी है कि यूडीएफ और एलडीएफ में आपसी अंतर्द्वंद और काफ़ी स्थिति वो अब अंतर्द्वंद से बढ़ करके वो बिल्कुल सामने नज़र आने लगी है कि दोनों में काफ़ी मनमुटाव हो चुके हैं। ये राहुल गांधी जी जो यहाँ वायनाड से लड़ने आए हैं, वो पिछली बार भी लड़े थे, यहाँ से हुए थे, चुने भी गए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें इधर हाल के समय में कह दी हैं कि वहाँ की स्थिति तल्ख हो गई है। तो यूडीएफ तो चूंकि लेड बाय कांग्रेस रहा है यहाँ, एनडीए जो और जो इनका दूसरा जो लेफ्ट खेमा है वो लेड बाय सीपीएम रहा है। तो एलडीएफ और यूडीएफ की तो स्थिति यही है जो मैंने आपको अभी कई बार बताया अभी। तो अब ऐसे स्थिति में चूंकि इनके आपस में ही मनमुटाव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बल्कि तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की तरफ से आ गए जिसने चीफ मिनिस्टर को काफ़ी परेशान किया, और चीफ मिनिस्टर ने भी खुल करके उन्हें चैलेंज किया, और उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आए जो कांग्रेस को पसंद नहीं आए या और भी कुछ पार्टियों को पसंद नहीं आई। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआई एक खेमा बना है, उसमें ये दोनों एक साथ हैं। एलडीएफ जो लेफ्ट डोमिनेटेड ये अलायंस है, और यूडीएफ जो कांग्रेस डोमिनेटेड अलायंस है, ये दोनों केंद्र की सत्ता में आने के लिए एक ही खेमे में है। लेकिन यहाँ अब स्थिति लग रही है कि एक खेमा नहीं रहा। अब इसका वजह क्या और इसका फलाफल क्या होगा? मुझे लग रहा है कि ये एनडीए के लिए ज़्यादा अच्छी संभावनाओं को बताता हुआ दिख रहा है। और हाल के दिनों में जब राम जन्मभूमि में भगवान राम लला आए, उस काल में मोदी जी ने जो भारत के दक्षिणी भागों में जिस तरह से कई बार अपनी यात्राएं की हैं, और उसी क्रम में वो केरल भी कई बार गए। वैसे तो जहाँ तक धर्म का सवाल है, मानने वालों की संख्या तो हिंदू धर्म की संख्या तो ऐसे तो थी ही, लेकिन उसका कोई खास असर
एनडीए को या भाजपा को कभी मिला नहीं था, लेकिन इस बार अब ऐसा लग रहा है कि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट एनडीए को मिलेंगे। और अभी जो कुछ हाई प्रोफाइल इलेक्शंस जो वहाँ होने वाले हैं उसमें तिरुवनंतपुरम का भी है, जहाँ जो शशि थरूर जी हैं वहाँ से बराबर 3 बार से कम वहाँ जीत करके आए हैं। और ऐसी स्थिति में अब वहाँ राजीव चंद्रशेखर जो यूनियन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर यूनियन है आईटी सेक्टर के, तो अब वो वहाँ से लड़ रहे हैं और वो वहीं के रहने वाले हैं, तो मतलब उसी क्षेत्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में मलयाली ही हैं और केरल के ही हैं, अब वो वहाँ से लड़ेंगे। अब ये इसने पूरा वो चुनाव को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। इसके अलावे भी वहाँ जहाँ से वो लड़ रहे हैं वहाँ तमिल भाषी लोग भी काफ़ी हैं, और तमिल भाषी लोगों के बीच अन्नामलाई बहुत पॉपुलर हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। वहाँ बहुत स्टैंडिंग ओवेशन जो कहा जा सकता है कि वो सब कुछ भी वो वहाँ उन्हें मिलता रहा है। और राजीव चंद्रशेखर जी को भी काफ़ी वहाँ एक अच्छा सम्मान है, चूँकि वो यूएसए से में रहे, वहाँ एक लंबे समय तक उन्होंने काम भी किया, अच्छी संपत्ति बनाई, अच्छा आईटेक के काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, और उन्हें मोदी जी ने जिम्मेवारी भी दी है। तो ये उन्हें फ़ायदा है। इसके अलावा इसलिए अब संभावना लग रहा है कि शायद वहाँ पलड़ा पलटेगा, ये इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी तरह से थिरुसूर एक जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ एक फिल्मी एक्टर हैं बहुत ही पॉपुलर हैं सुरेश गोपी जी, वो भाजपा में आ गए हैं, और मोदी जी ने उन्हें खुद डायरेक्टली वहाँ लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया है। इसके पहले वहाँ अभी जो स्थिति थी, मुझे लग रहा है कि गोपी सुरेश जी अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। वैसे सीपीआई का भी जो वहाँ कैंडिडेचर है, वो जो भी वहाँ लड़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, सुनील कुमार जी। अब यहाँ देखना होगा। वैसे के मुरलीधरन जी हैं जो वो भी वहाँ पर फाइट में हैं। ये स्थिति है। उसी तरह से अलपूजा एक वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ भी स्थिति काफ़ी कुछ जो एनडीए के लिए मुझे लग रहा है कि वहाँ स्थिति ठीक जा रही है। वायनाड में पता नहीं राहुल गांधी जी जीत पाएंगे कि नहीं, ऐसी भी स्थिति बन रही है। हो सकता है कि उन्हें काफ़ी कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़े। ये सब चीज़ एक पद्मनिष्ठा, मतलब सॉरी इसे थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे परेशानी हो रही है। पद्मनाम सीता वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ भी ए.के. एंटोनी जी के लड़के वहाँ भाजपा की ओर से चुनाव में हैं। अब देखना है, तो कम से कम 5 सीटें ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस बार खाता भाजपा का खुलने वाला है। वैसे तो शेयर तो वोट परसेंटेज का शेयर निश्चित तौर पर केरल में भाजपा के लिए और एनडीए के लिए बढ़ेगा। मेरा यही आकलन है जो मैं आप लोगों से यहाँ के विषय में कहना चाह रहा था। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आप अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे इतनी जल्दी में बात तुमको रखना था, समय तो था नहीं, इसलिए मेरे इस स्पीड को आप क्षमा करेंगे, और उसमें बोलने में जो थोड़ा मोड़ा आपको कहीं कुछ परेशानी हुई हो तो आप उसे भी एक्सक्यूज करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।